Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called Heredity and Evolution. Heredity का क्या मतलब है? पापा की हाइट लंबी तो बेटे की भी हाइट लंबी, मम्मी के बाल अच्छे तो बेटी के बाल भी अच्छे, बेटे के भी बाल अच्छे, पापा की आवाज बहुत अच्छी तो बेटे की आवाज भी बहुत अच्छी. Means what do we understand by the term heredity? तो क्लास बोलेगी the transmission of characters या फिर बोलेंगे traits to their offsprings is called heredity. प्लीज इस बात को समझना. यहां पर 5 बच्चे खड़े कर दिए जाएं, यहां पर 5 बच्चे खड़े कर दिए जाएं और यहां पर 5 पेरेंट्स खड़े कर दिए जाएं उल्टे पुल्टे ऑर्डर में, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी ये बताने में कि ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है और ये इनकी बेटी है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शक्ल, सूरत, डील, डॉल बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से मिल रहा होगा, मिलना भी चाहिए. बिकॉज इन सेक्सुअल reproduction, in sexual reproduction, male and female, मेल ने दिए थे मेल गैमेट्स और फीमेल ने दिए थे फीमेल गैमेट्स. हमने अभी पीछे वाले चैप्टर में ये पढ़ा है. और जब ये फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे में मेल के भी कैरेक्टर्स आएंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर आएंगे, जिनसे वो बना है, जिनसे वो बना है, जिन पेरेंट्स से उसका इवोल्यूशन, जिन पेरेंट्स से उसने बर्थ लिया, जिनसे ऑब्वियसली उसकी शक्ल, सूरत, डील, डॉल उन पे जाएगी. प्लीज आप मेरी बात आराम से समझना. बच्चा कह रहा है बिल्कुल सही सर. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. मगर सर अभिषेक बच्चन सर को देखा जाए तो ही वेरी मच लुक्स लाइक अमिताभ बच्चन सर. उनकी हाइट अमिताभ बच्चन सर जैसी है, नाक, मुंह, काफी कुछ मिलता है, बट एग्जैक्टली अमिताभ बच्चन जी जैसे नहीं है वो. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. एग्जैक्टली वो जया भादुरी जैसे भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज है. व्हाट इज वेरिएशन? ध्यान से देखना. मैं बुक की डेफिनेशन, द डिफरेंस, हालांकि मिलता तो है, द डिफरेंस इन characteristic of 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 the difference in the characteristics, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और traits among the individuals of a species is called वेरिएशन. मिलते तो हो बट कुछ अलग भी है. और अगर हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जाएं तो कान देखना, किसी के कान यहां से चिपके हुए होते हैं, किसी के कान मेरी तरह ढीले, ये ढीला है ऐसे लटका हुआ है, किसी के कान यहां से चिपके होते हैं. सो ऑल दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. हम सब ह्यूमन बींग्स में भी आपस में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं, ये बात याद रख लेना. ये एक एग्जाम्पल दिया है वेरिएशन का. तो व्हाट इज हेरिडिटी? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स के आने को क्या बोलेंगे? हेरिडिटी. और पेरेंट्स और बच्चे के कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. अब वेरिएशन का मतलब समझना. वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, थोड़ा मोटा साल नहीं, काफी साल तक जब वेरिएशंस इकट्ठी होती हैं, 1 साल 2 साल नहीं, कई सालों तक जब वेरिएशन इकट्ठी होती हैं, दे लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स बंदर हैं, ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर एप्स हैं. एप्स जो लंबे लंबे जिनके हाथ होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, ऐसा माना जाता है. फिर धीरे 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 वेरिएशंस आई, बहुत चेंजेस आए, और करते करते आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं. अब हम में भी धीरे 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 चेंजेस आएंगे और एक और नया स्पीशीज भी बन सकता है. बट ऑल these changes take
millions of years which one can't observe in a लाइफ टाइम। बेटा देखो, आपकी अगर लाइफ टाइम 80 साल है, अगर आप 80 साल जियोगे तो आपको साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ये सब बनने में ही आपको 30-35 साल लग जाते हैं। 60 साल तक आप काम करते हो, तो 25 साल 30 साल के करियर में इस चीज को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला टॉपिक। ऑल दीज चेंजेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, so which we can't observe in a lifetime, so we rely on previous theories। जो पहले वाले साइंटिस्ट ने थ्योरीज दे रखी होती हैं, हम उन्हीं को स्टडी करके हम अपना कंक्लूजन निकालते रहते हैं, फिर अपनी थ्योरी लिख देते हैं जो आने वाली जनरेशन धीरे 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 पढ़ेंगी। प्लीज बात समझना। एंड दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ये वाली ब्रांच जिसमें हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को पढ़ाया जाता है कि भाई क्यों हम सिमिलर हैं और क्यों हमारे अंदर डिससिमिलैरिटीज हैं, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं जेनेटिक्स। जी हाँ, बायोलॉजी नहीं बोलते, इस वाली ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स। मैं यही डेफिनेशन लिखना चाहता हूं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with heredity and variation is called genetics। जी हाँ, जो जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ये याद रख लेना, आराम आराम से नोट्स बनाते हुए चलो। इस लेक्चर को एक बार दो बार मस्ती से सुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात, बंदा कहता है जब जिंदगी चल रही है तो वेरिएशन चाहिए ही क्यों? वाई वेरिएशन? वेरिएशन क्यों चाहिए? तो मैं आपको एक बात बता दूं, हर टाइम के साथ साथ एनवायरनमेंट, माहौल, एक्सटर्नल कंडीशंस बदल जाती हैं। तो ये बात याद रख लेना, एन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज दैट इट हेल्प्स द individual to increase his chances of survival in changing environment। ये पॉइंट अच्छा है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर आज की डेट में अपडेट नहीं होगे, अगर अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मेट्रो, ट्रेन, इतना सब कुछ बन चुका है, तो उन सब के अंदर, या व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, अगर आप ये सब नहीं जानते होगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। लोग आपस में 1 सेकंड में यही फोटो डालते हैं, अमेरिका में उन्हें कोई देख लेता है, यही फोन मिलाते हैं, अमेरिका में बात हो जाती है। दैट इज बिकॉज वो उन चेंजेस के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, बट हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी इंटरनली अपने अंदर चेंजेस लाती रहती है, ताकि आने वाले समय में जैसा वक्त, जैसे हालात हो, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी सरवाइव कर पाए। अब जरा ध्यान से देखना, हाउ व्हाट इज एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। इस समय हम लेटेस्ट बात कर रहे हैं, कुछ जगह पे हम आपसे ओल्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। मेल ने बनाए मेल गैमेट्स, ठीक है जी, मेल गैमेट्स मतलब मेल सेक्स सेल्स। फीमेल ने बनाए फीमेल गैमेट्स, फीमेल सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स के अंदर क्या होता है? सेक्स सेल्स के अंदर यहां मेल सेक्स सेल में क्या है और फीमेल सेक्स सेल में क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेल सेक्स सेल में ये होते हैं, ये एक और वो, अभी दिखा देता हूं। ये जो एक थ्रेड दिख रही है, दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये वाला मेल का, ये वाला फीमेल का। अब ध्यान से देख लेना,
ये वाला मेल का, ये वाला फीमेल का, ये वाला मेल का और ये वाला फीमेल का। ऐसे करते करते 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए। मींस मेरा कहने का मतलब क्या है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेल सेक्स सेल में इस प्रकार के 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 क्रोमोसोम। व्हाट इज अ क्रोमोसोम बताता हूं, आपने 9th में पढ़ा होगा क्रोमोसोम। 1 2 3 4 डॉट 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 22 शुरू के 22 क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोजोम्स। ये वर्ड देख लेना, उनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है 23rd नंबर का क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये डिसाइड करता है कि आने वाले बच्चे का सेक्स क्या होगा। फीमेल के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 x22 तक जो शुरू के 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। और जो लास्ट वाला होता है फीमेल का भी लास्ट वाला क्रोमोसोम 23rd, दैट इज ऑल्सो सेक्स क्रोमोसोम। मेल दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम बना सकता है, एक्स और वाई। फीमेल एक ही प्रकार का क्रोमोसोम बनाती है 23rd, दैट इज एक्स। तो बच्चा बोलेगा व्हाट इज क्रोमोसोम। ये लंबी लंबी सी पतली पतली सी तारों को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, ये एक क्रोमोसोम का उन्होंने आपको डायग्राम दिया हुआ है। ईच क्रोमोसोम हैज अ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड जीन्स। बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे कोड्स होते हैं। 30 से 40,000, 30 से 40,000 कोड्स होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं, जिनको बोलते हैं जीन। और हर इंडिविजुअल की अपनी एक पर्टिकुलर जीन होती है। सबका जेनेटिक मेकअप अलग होता है। मेरी जीन्स अलग है, आपकी जीन्स अलग है। और मेरी जीन्स डिसाइड करेंगी कि मेरे बच्चों के अंदर कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, और आपकी जीन्स डिसाइड करेंगी कि आपके बच्चों के अंदर कौन से कैरेक्टर्स आएंगे। पहले कंसेप्ट को समझो। तो जब ये आपस में रिप्रोडक्शन होता है तो मेल की फर्स्ट जीन फीमेल की फर्स्ट जीन के साथ मिलती है, जो यहां डायग्राम में दे रखा है। मेल की फर्स्ट जीन फीमेल की फर्स्ट जीन के साथ मिलती है। मेल की फोर्थ जीन फीमेल की फोर्थ जीन के साथ मिलती है। एंड देन दे डिसाइड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि बच्चा जो होगा उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स होंगे। वो खुद डिसाइड नहीं करते, वो इनकी जीन्स आपस में क्रोमोसोम्स आपस में टकराते हैं, मिंगल करते हैं, एंड देन दे फॉर्म द ऑफस्प्रिंग। और वो ऑफस्प्रिंग बताएगा कि मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो यहां से और यहां से आए हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट पत्थर सीमेंट सब कुछ चाहिए, मगर वो जो बिल्डिंग का नक्शा है, कहां से गेट होगा, कितना बड़ा गेट होगा, कहां से एंट्री होगी, वो नक्शा इतना सा होता है। तो एक बच्चा जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है उसका जो नक्शा होता है वो ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। फादर से सेक्स मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम। पहला क्रोमोसोम पहले से मिलेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवें से। ये क्रोमोसोम्स मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे कि ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर कैसा होगा। तो जो अकेला जीन होता है इसके अंदर इतने सारे कोड होते हैं जो बताते हैं बच्चे का आई कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, बाल होंगे नहीं होंगे, मेरी तरह गंजा तो नहीं होगा। ये सब, अगर मेरे बाल कम है तो मेरे फादर के भी इस एज तक इतने ही बाल थे। तो दिस इज द रियलिटी। इसमें ये जो जीन्स है अब हम पढ़ चुके हैं। अब एक बात समझना, एक सेक्स सेल जो कि सेल है कितना छोटा होगा, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम है जो कि कितने छोटे होंगे। उन 23 क्रोमोसोम में से एक ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर 30,000 से लेकर 40,000 तक कोड्स दे रखे हैं। वो कोड्स को क्या बोलते हैं, जीन्स। और वो जो जीन्स किसकी बनी होती है, डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस जीन के बारे में, जीन का जिसने स्ट्रक्चर बनाया था उस साइंटिस्ट को, जॉर्ज मेंडल, द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हेरिडिटी पढ़नी शुरू करी थी। तो जीन्स का जिन्होंने स्ट्रक्चर वो करा था, इन्वेंट करा था, जिन्होंने डीएनए इन्वेंट करा था, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस चीज को बहुत ध्यान से देख लेना। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल formed of DNA which carries genes. Different organisms have different number of chromosomes in their nuclei. A gene is a unit of DNA on the chromosome which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic of organism. पहला पहला क्रोमोसोम एक अलग कैरेक्टर लेके चल रहे होंगे, सेकंड सेकंड अलग कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, थर्ड थर्ड अलग, फोर्थ फोर्थ अलग. Genes are actually units of heredity which transmit the characters from parents to their offsprings. सिंपल सी बात है, अगर जीन्स नहीं होंगी तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा ये ऑर्गेनिज्म कैसा पैदा होगा. जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन इज नोन एज अ डोमिनेंट जीन. अभी डोमिनेंट रिसेसिव मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, बट ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैंने आपको पढ़ाई है लेटेस्ट थ्योरी. अगर ध्यान से देखिए क्लास, लेटेस्ट के इसके अंदर जीन्स होती हैं, बट ऐसा पता नहीं था कि जीन नाम की कोई चीज होती है. व्हाट इज जीन? आपसे कोई पूछे जीन, तो जीन इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए जो खुद एक प्रोटीन की बनी होती है और जिसके अंदर सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिसाइड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर होगा. समझना, अब मेरी शक्ल अगर अपने मम्मी पापा से मिल रही है तो इसकी वजह यही है, मेरे बॉडी में जो जीन्स हैं वो अपने पेरेंट्स से आई हैं, या मेरे दादा दादी से मिल रही है, या मेरे नाना नानी से भी मिल सकती है. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि उन्हीं लोगों की जीन्स आगे ट्रांसमिट करी. बट पहले जीन वाला कंसेप्ट नहीं था. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.O. स्पेलिंग लिख लो, ग्रेगर, GREGOR, ग्रेगर मेंडल करके एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी. उन्होंने देखा यार कि एक जगह गए, पी प्लांट देखा, पी प्लांट मटर का पौधा. एक जगह गए तो पी प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा थी, दूसरी जगह गए तो पी प्लांट की हाइट बहुत कम थी. सपोज वो एक शहर में गए तो वहां पी प्लांट जितने भी थे उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी. एक दूसरे शहर में गए तो वहां पी प्लांट की हाइट बहुत कम थी. तो उन्होंने पहला पॉइंट जो उनको दिखा, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अगर आप इंडिया में भी जाओ तो जाट लोग जो होते हैं, जाट कम्युनिटी के लोगों की हाइट ज्यादा होती है, नॉर्मल लोगों की हाइट ऐसा नहीं कम होती. अगर जाट लोगों की हाइट 5'10" से 6'2", 6'3" तक होती है तो नॉर्मल लोगों की हाइट 5'5" से 5'7" होती है. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं पता चलता बहुत ज्यादा डिफरेंस, मगर यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस था. कुछ प्लांट बहुत लंबे थे और कुछ प्लांट बहुत छोटे थे. सेकेंड बात उन्होंने कहा यार, देयर मे बी, he concluded that there may be some factors, there may be some factors due to this variation occur. बेटा ये एक नंबर का बोर्ड में पूछा जाएगा. मेंडल ने जिन्हें फैक्टर्स बोला था उनको हम आज जीन्स बोलते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं ओल्ड थ्योरी. हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर जीन्स या नो अबाउट जीन्स? तो इट वाज ग्रेगर मेंडल हु वाज द फर्स्ट वन टू थॉट अबाउट जीन्स. बट जिनको ग्रेगर मेंडल, हम जिन्हें जीन्स बोलते हैं उनको ग्रेगर मेंडल ने फैक्टर्स बोला था. उन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन करी? पी प्लांट के ऊपर. फिर सेकंड बात उन्होंने देखा, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है. तो उन्होंने कहा मैं आराम से, वी कैन इजीली कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स. ये बात बोली. भाई मेरी बात समझना, इंसानों पे और एक्सपेरिमेंट हो भी जाएंगे तो एक इंसान पैदा होने के बाद दूसरा बड़ा होगा, उतना उसके बच्चे पैदा होंगे, 3 4, एक इंसान
अपने जीवन में 4 जनरेशन देख सकता है, मैक्सिमम 4 नहीं तो 5 नहीं देख सकते आप। अगर आप बच्चे की शादी 18 में शादी करा दो, उसके बच्चे की शादी भी प्यूबर्टी आते ही करा दो, उसके बच्चे की भी करा दो, तो 5 जनरेशन देख लोगे। 4-5 जनरेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। जो फर्क आता है वो ज्यादा जनरेशन के बाद आता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कैरी करेगा, उसको करते करते 50 साइंटिस्ट आ जाएंगे, और 50 की सोच और बिलीफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन नोट कर ली जाती है, बट बहुत कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। बट यहां पर टी प्लांट का जो लाइफ स्पैन था वो छोटा था, तो आराम से हम उसकी 25, 30, 50, 100 जनरेशन के बारे में पढ़ सकते थे। एंड तीसरी बात, देयर वॉज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, एक ही डिफरेंस था, दैट वाज हाइट। हाइट का ही डिफरेंस था जो कि अलग से दिख रहा था। दोनों में से जो मटर आ रहे थे, मटर के दाने भी सेम थे, साइज भी सेम था, क्वालिटी भी सेम थी। मटर के दानों में कोई भी फर्क नहीं था, मटर के दानों में कोई भी फर्क नहीं था। क्योंकि मटर के दानों में कोई भी फर्क नहीं था, तो अब ध्यान से इस चीज को देखना, एक सेकेंड होल्ड करना। अब क्योंकि मटर के दानों में कोई फर्क नहीं था, तो कोई बल्ले बल्ले ये वाली, अब मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने लिए टॉल टी प्लांट, टॉल टी प्लांट, और साथ में लिए ड्वार्फ टी प्लांट। मेंडल ने उसके फैक्टर्स देखे, तो उसके जो फैक्टर्स थे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी थे, और इसके फैक्टर्स देखे तो स्मॉल टी थे। तो यहां पर इसमें मेंडल ने क्रॉस ब्रीड कराया टॉल टी प्लांट एंड ड्वार्फ टी प्लांट को। ये जो कैपिटल टी है, इसको बोलते हैं जेनोटाइप, उसकी जीन्स कैसी हैं। ये स्मॉल टी है, इसको भी क्या बोलते हैं, उसकी जेनोटाइप। ये जो टॉल लग रहा है और ये जो बोना सा लग रहा है, ड्वार्फ लग रहा है, ये उसकी फेनोटाइप कहलाते हैं। फेनोटाइप होता है दिखने वाली कैरेक्टरिस्टिक, जीनोटाइप होता है जीन्स वाली कैरेक्टरिस्टिक। तो जरा ध्यान से एक बार डेफिनेशन देख लो। द जीन, आराम से, कहा गया भाई फेनोटाइप जेनोटाइप, एक सेकंड रुकिए। वो कहते हैं जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्यों लिखा हुआ है अभी बताऊंगा। और फिनोटाइप क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल, द कैरेक्टरिस्टिक विच is visible in an organism is called its phenotype। आप लंबे दिख रहे हो, ये आपकी phenotype है। आप बोने दिख रहे हो, ये आपकी phenotype है। आपका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है, और आपका जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी है, ये आपकी जीनोटाइप है। ये बात याद रख लेना। कोई इंसान मोटा दिख रहा है तो वो उसका फेनोटाइप है, अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए। सो वन इज कॉल्ड फिनोटाइप, वन इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब कैप्टॉल जो थे उनका कैपिटल टी क्यों लिया गया, मेंडल भाई साहब ने, ध्यान से एक चीज को देखना, मेंडल भाई साहब ने क्या किया, मेंडल भाई साहब ने टॉल पी प्लांट लिया। टॉल पी प्लांट ऐसे वाला था, ध्यान से, जिसकी जेनोटाइप थी ये वाली, कैपिटल टी, और साथ में उन्होंने लिया ड्वार्फ
पी प्लांट जिसकी जीनोटाइप थी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने इन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया। ध्यान से देखना, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। तो हमें एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा लग रहा है कि एक लंबे आदमी की शादी एक छोटे आदमी से कराई जाए तो मीडियम हाइट का बच्चा पैदा होगा, हमें यह लग रहा है। बट ऐसा नहीं हुआ। यहां से आएगा कैपिटल टी और यहां से आएगा स्मॉल टी। फिर दोबारा अगर चाहो तो दोबारा देख, तो यहां एक जगह से कैपिटल टी, एक जगह से स्मॉल टी आया और जो प्लांट निकला वो टॉल निकला। जितना लंबा ये प्लांट था उतना लंबा ये प्लांट था। दोबारा ले लो, यहां से कैपिटल टी आएगा, यहां से तो स्मॉल टी, एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये भी टॉल निकला। मतलब उसने ये देखा कि जब खाना खाने लंबे वाले अंकल और छोटे वाली आंटी गई तो जो बच्चे पैदा हुए वो सारे टॉल हुए। मतलब कुछ भी कर लो, टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस ब्रीड करा लो तो चलनी तो टॉल की ही है। चलनी का मतलब होता है डोमिनेंट। आपके मम्मी और पापा में से एक बंदा डोमिनेंट होगा, एक बंदा रिसेसिव होगा। अगर दोनों ही डोमिनेंट होंगे तो डेली बर्तन टकराते होंगे। प्लीज डोंट माइंड, एक एग्जांपल दे रहा हूं मजाक वाला, डोंट माइंड। तो व्हाट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड व्हाट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर? एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट जीन और ये होती है रिसेसिव जीन जो बिल्कुल शांत है। तो डोमिनेंट जीन इज द जीन इज द जीन which decides the appearance of an organism even in presence of an alternative जीन। एक ऑल्टरनेटिव जीन के होते हुए भी चलेगी तो हमारी ही। ये और ये खाना खाने गए और ऑर्डर आया इनकी मर्जी का, तो ये हो गए डोमिनेंट। और वो जिन्होंने खाना खाया ऐसा नहीं दुखी होके खाया, ये हो गए रिसेसिव। हमारे परिवार में, आपके स्कूल में भी, क्लास के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो काफी डोमिनेंट होते होंगे, जिनकी काफी चलती होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल चुपचाप रहते होंगे, जो कोई कह रहा है मान लो यार। दे आर they are represented by capital letters। इनको इसीलिए कैपिटल टी और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। अब एक और होती है रिसेसिव जीन। कौन सी जीन बेटा? रिसेसिव जीन। अब हमारे सामने ही है, वो कौन सी जीन है ध्यान से देख लो। अब आती है रिसेसिव जीन, शरीफ जीन। वो कौन सी जीन? द जीन विच कैन डिसाइड द appearance of an organism only in presence of another identical जीन। इसकी मर्जी का खाना कब आएगा? जब ये अपने जैसे किसी के साथ जाएगी। जब अपने जैसे ही किसी के साथ जाएगी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब जरा भी ध्यान से देखना, अभी पिक्चर सिर्फ शुरू हुई है, सिर्फ शुरू हुई है। मेंडल ने इस जेनरेशन का नाम रखा एफ नॉट जेनरेशन, जीरो से स्टार्ट करी। इस जेनरेशन में इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक जगह से कैपिटल और एक जगह से स्मॉल ही आना था। तो हमारे पास ये वाली जो जनरेशन आई, इस जनरेशन को बोला गया F1। तो बच्चों के माइंड में ये आया कि रिसेसिव जीन तो दुनिया से गायब ही हो गई, मगर ये वाला जो आया है, इस टॉल और इस टॉल में एक फर्क है।
जो ये वाला टॉल है ये प्योर टॉल है, इसकी दोनों जीन्स कैपिटल टी हैं, और ये वाला मिक्स्ड टॉल आया है। F1 जनरेशन के अंदर जो आया है उसे मिक्स्ड टॉल बोलते हैं। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस ब्रीड कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब हम जनरेशन, कौन सी जनरेशन को क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं? F1 जनरेशन को। तो बच्चा कहेगा अब क्या होगा, यहां से कैपिटल टी आ गया, यहां से कैपिटल टी आ गया, वो तेरी, एक तो टॉल आ गया और प्योर टॉल आ गया। दो मिक्स्ड दो मिक्स्ड लोगों को ब्रीड करा के एक प्योर वापस भी मिल सकता है। वो जो F0 में था वो वापस आ गया। फिर यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ये भी टॉल होगा बट ये प्योर टॉल नहीं है। यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, कैपिटल को पहले लिखते हैं, ये भी टॉल होगा। तो बच्चा कहेगा हमें तो पता ही है, मगर एक और केस भी है, यहां से भी स्मॉल टी और यहां से भी स्मॉल टी। मेरे बच्चों ये ड्वार्फ आ गया। ये क्या आ गया? ड्वार्फ। मतलब F0 में जो एक जनरेशन थी जो F1 में बिल्कुल गायब हो गई, वो F2 में दोबारा के दोबारा प्रस्तुत। कैरेक्टर जो F0 जनरेशन में था F1 में गायब हो गया, F2 में आ गया। मींस आपके दादाजी का कोई कैरेक्टरिस्टिक दादा दादी की जनरेशन का जो मम्मी पापा में नहीं दिखा मगर आप में दिख सकता है। मतलब आप ही के अंदर अपनी एक या दो जनरेशन पहले का भी कैरेक्टर नजर आ सकता है। अब अगर यहां पे दो रेशो पूछी जाएंगी, एक होगी फिनोटाइप रेशो, तो फिनोटाइप रेशो जो होगी वो टॉल रेशो ड्वार्फ होगी, वो हो जाएगी 3:1, क्योंकि तीन लंबे हैं और एक छोटा है। और एक होगी जीनोटाइप रेशो। जीन्स कैसी बनी है? तो कैपिटल टी रेशो, कैपिटल टी रेशो, स्मॉल टी, कैपिटल टी वाला एक था, ये दो थे और ये एक था। और इस तरीके के क्रॉस ब्रिड को बोलते हैं मोनो। मोनो क्यों? क्योंकि ओनली वन कैरेक्टर स्टिक की बात हो रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस फिनोमिना को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर वी क्रॉस ब्रीड टू गेट इंडिविजुअल विद मोर वेरिएशंस। आजकल एग्रीकल्चर में क्रॉस ब्रीडिंग बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फील्ड में से आउटपुट निकले और जब चाहे तब निकले। पहले आम गर्मियों में मिलते थे, अब क्या हो गया, गर्मियों में आम ज्यादा मिलते हैं, सर्दियों में भी आम आप खा सकते हो। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक घोड़ा था, एक गधा था, इन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया गया। घोड़े में ताकत बहुत ज्यादा थी और मगर एटीट्यूड था। गधे में ताकत थोड़ी कम थी बट जैसे रख लो वैसे ही रहता था। क्रॉस ब्रीड करा के बना दिया खच्चर। खच्चर में क्या है, ताकत घोड़े की आ गई, एटीट्यूड गधे का आ गया, और अब आराम से उस ताकत को हम अपनी यूज में ला सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड मेंडल चोज पी प्लांट? इसका आंसर मैंने आपको पीछे दे रखा है। मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज करा था, उसकी वजह ये थी, यहां पर दिखा देता हूं। पी प्लांट के अंदर लिखा तो था, मैंने लिखा तो था, एक तो उनकी लाइफ स्पैन छोटा होता है, कहीं लिखा था मैंने। हाँ, एक तो हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था और शॉर्ट लाइफ टाइम है तो ऑब्जर्व कर सकते थे, और सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस था।
Mendel chose pea plant while studying for his inheritance because pea plant has a number of clear-cut differences which were easily to tell apart. ये बात याद रख लेना. It showed, अगर ध्यान से देखो तो सो पी प्लांट के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से मेंडल ने इसको बहुत आराम से पढ़ लिया और दो अलग अलग वेराइटीज को क्रॉस ब्रीड करा के जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड. अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट resulting from a cross of different varieties of plant is known as hybrid. इसके बारे में आपने प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे. अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको रूल्स फॉर इनहेरिटेंस, मेंडल की कंट्रीब्यूशन बताएंगे हेरिडिटी में. आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो. अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो ना तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना. आई ट्राई टू बी एज स्लो एंड एज क्लियर एज आई कैन बी. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.